रात के लगभग 11:40 बजे थे। घना कोहरा सड़क पर फैल चुका था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की परछाई दिख रही थी। एक पुरानी काली कार सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठा था आरव, एक खोजी पत्रकार। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्नों से अजीब सी बदबू आ रही थी। यह डायरी उसे एक अनजान पार्सल में मिली थी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहते हो तो रतनगढ़ हवेली आओ, लेकिन याद रखना कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिसे खोलना नहीं चाहिए। आरव ने गहरी सांस ली। वह ऐसे रहस्यमय मामले की जांच करने के लिए मशहूर था, पर इस बार कुछ अलग था। डायरी के हर पन्ने पर अजीब निशान, खून जैसे धब्बे और अधूरी कहानियां लिखी थी। सबसे एक ही जगह का जिक्र था, रतनगढ़ हवेली। कहा जाता था कि यह हवेली 70 साल से बंद पड़ी है। जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज रात वह खुद उस हवेली की ओर जा रहा था। करीब 20 मिनट बाद कार एक बड़े लोहे के गेट के सामने रुक गई। गेट पर जंग लगा हुआ था और उस पर एक पुराना बोर्ड टंगा था, रतनगढ़ हवेली, प्रवेश वर्जित। वह हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव कार से बाहर उतरा। उसने टॉर्च जलाई, गेट को धक्का दिया और गेट अपने आप खुल गया, जैसे किसी को उसका इंतजार हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया। लगता है हवेली को भी मेरी कहानी का इंतजार है। वह अंदर चला गया। हवेली सामने खड़ी थी, टूटी खिड़कियां, काली दीवारें और छत पर बैठे कई कोए। अचानक एक खिड़की के पर्दे के पीछे से किसी की परछाई हिली। आरव तुरंत रुक गया। उसने टॉर्च उस खिड़की पर डाली, पर वहां कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा, लेकिन अगले ही पल हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूप अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आने का इशारा कर रहा हो। आरव धीरे धीरे अंदर गया। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम करके। आरव पलटा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह हिल भी नहीं रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। आरव की टॉर्च कांपने लगी। उसने ऊपर रोशनी डाली और तभी सीढ़ियों पर खड़ी थी एक लड़की, सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। वह धीरे धीरे नीचे आने लगी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लड़की रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने सिर उठाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक टॉर्च झपकी और जब रोशनी वापस आई, वह लड़की गायब थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके हाथ की डायरी अपने आप खुल गई और आखिरी पन्ने पर एक नया वाक्य उभर आया, पहला पहला मेहमान आ चुका है। आरव के पीछे किसी ने फुसफुसाया, अब खेल शुरू होगा। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जोर से, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के बड़े हॉल में सिर्फ टूटी हुई कुर्सियां, धूल से भरे पर्दे और दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें थी। हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। आरव ने खुद को संभाला। यह सब दिमाग का खेल है, शायद उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से फिर वही आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैरी सीढ़ियां पर चल रहा हो। इस बार आवाज साफ थी। आरव ने टॉर्च कसकर पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा दी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर अचानक नीचे गिर गई, धड़ाम करके। आरव चौंक गया। टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी, एक महिला और उनके बीच खड़ी थी वही सफेद कपड़ों वाली लड़की। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। उसने तस्वीर को उठाया। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, 1953, रतनगढ़ परिवार, आखिरी तस्वीर। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ धड़धड़ाने लगी। हवा तेज हो गई और फिर ऊपर से एक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जैसे किसी को बहुत दर्द हो रहा हो। आरव बिना सोचे सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। धूल में ताजे पैरों के निशान बने हुए थे, छोटे जैसे किसी लड़की के। वो निशान एक लंबे गलियारे की तरफ जा रहे थे। गलियारा पूरी तरह अंधेरा था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग ऐसे लग रही थी जैसे उनकी आंखें आरव को देख रही हो।
आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। गलियारे के अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर एक अजीब निशान बना था, ठीक वैसा ही निशान जैसा उस डायरी में था। आरव का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसके पीछे से एक लड़की की हंसी सुनाई दी, धीमी, डरावनी। आरव तुरंत पलटा। गलियारा खाली था, लेकिन अब दीवार पर लगे आईने में कुछ दिखाई दे रहा था। आईने में वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, और इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आरव ने घबराकर आईने की तरफ टॉर्च डाली, लेकिन आईने में अब सिर्फ आरव अकेला खड़ा था। तभी वह बंद दरवाजा अपने आप खिर की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा आई और एक सड़ी हुई बदबू। कमरे के अंदर फर्श पर किसी के पुराने खून के निशान बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई उसे जल्दी में बंद करना भूल गया हो। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। उसने संदूक का ढक्कन उठाया और अंदर देखा। अंदर जो था उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। संदूक में रखी थी उसी लड़की की पुरानी गुड़िया, लेकिन उस गुड़िया की आंखें अचानक आरव की तरफ घूम गई और उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम करके। कमरे के अंदर में एक आवाज गूंजी, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो। और फिर कमरे की लाइट अपने आप जल गई। आरव ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसके पीछे खड़ा था एक आदमी जिसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। कमरे की लाइट जलते ही आरव की सांस जैसे थम गई। उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही कद, जैसे आईने में उसका दूसरा रूप खड़ा हो। आरव एक कदम पीछे हट गया। तो तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे वह बहुत पुराना राज जानता हो। तुम्हें याद नहीं? उसने धीमी आवाज में कहा। आरव हैरान था। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। अचानक कमरे की लाइट फिर झपकने लगी और तभी दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप रात के 3 बजे पर रुक गई। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। याद करो आरव, तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। यह सुनते ही आरव के दिमाग में जैसे बिजली सी चमकी। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब दृश्य आए। तेज बारिश, एक कार और यह हवेली। आरव ने सिर पकड़ लिया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तभी कमरे में रखी वह गुड़िया अचानक हिलने लगी। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी और उसने एक टूटी हुई आवाज में कहा, वह वापस आ गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। आरव ने फिर उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन वह आदमी वहां नहीं था, जैसे वह कभी था ही नहीं। कमरा फिर से खामोश हो गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसी कमरे की दीवारों पर लगा एक पुराना लकड़ी का पैनल अपने आप खुल गया। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। अंदर घना अंधेरा था और वहां से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही थी। आरव कुछ पल रुका, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। वह टॉर्च लेकर उस गुप्त रास्ते में अंदर चला गया। रास्ता बहुत संकरा था। दीवारों पर पुराने खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। कुछ कदम आगे बढ़ने पर आरव को जमीन पर पुराने अखबार के टुकड़े दिखाई दिए। उसने एक टुकड़ा उठाया। उस पर एक खबर छपी थी, पत्रकार आरव शर्मा रहस्यमय तरीके से लापता, रतनगढ़ हवेली के पास आखिरी बार देखा गया। तारीख थी 12 साल पहले। आरव की आंखें फैल गई। यह कैसे हो सकता है? वह खुद को देखने लगा। वह तो अभी अभी यहाँ आया था। फिर यह खबर। तभी उसके पीछे से कदमों की आवाज आई। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर टॉर्च डाली और इस बार वह लड़की फिर दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल, लेकिन अब उसका चेहरा उदास था। उसने धीरे से कहा, तुम फिर लौट आए? आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं मीरा हूँ और यह हवेली एक श्राप है। अचानक पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। दीवार से धूल गिरने लगी और उसी समय गलियारे के अंत में एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और उस अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, जो एक बार इस हवेली में आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। मीरा डरकर पीछे हट गई। उसने घबरा कर कहा, वह जाग गया। आरव ने पूछा, कौन? मीरा की आवाज कांप रही थी, हवेली का असली मालिक। और अगले ही पल अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। आरव की टॉर्च हाथ से गिर गई और पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया।
पूरा गलियारा अंधेरे में डूब चुका था। आरव की टॉर्च जमीन पर गिरकर बंद हो गई थी। सिर्फ दूर अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। मेरा डर कर दीवारों से लग गई। उसकी आवाज कांप रही थी। वह आ गया। आरव ने खुद को संभालने की कोशिश की। कौन है वो? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। इस हवेली का मालिक, जिसने हम सबको यहाँ कैद कर रखा है। अचानक गलियारों में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। आरव ने अंधेरे में ध्यान से देखा और धीरे धीरे एक लंबी काली परछाई सामने आने लगी। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन बहुत बड़ा, और उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी। मीरा ने डरते हुए कहा, वह राजवीर रतनगढ़ है। आरव चौंक गया। राजवीर रतनगढ़? मीरा ने धीमी आवाज में बताया, इस हवेली का असली मालिक। बहुत साल पहले वह एक तांत्रिक बन गया था। उसे अमर होना था। उसने इस हवेली में एक भयानक काला अनुष्ठान किया, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उसकी आत्मा इस हवेली में फंस गई। आरव ध्यान से सुन रहा था। मीरा ने आगे कहा, अब वह किसी भी इंसान की आत्मा को पकड़कर अपनी शक्ति बढ़ाता है। तभी अचानक वह लाल आंखों आंखों वाली परछाई जोर से गर्जना करने लगी। पूरा गलियारा कांप उठा। दीवारों की पेंटिंग गिरने लगी। आरव और मीरा पीछे हटने लगे। तभी आरव के दिमाग में अचानक एक भयानक याद चमकी। तेज बारिश, एक कार, और वही हवेली। आरव अचानक चिल्लाया, मुझे याद आ गया। मीरा ने हैरानी से उसे देखा। क्या? आरव की आवाज भारी हो गई। मैं यहाँ 12 साल पहले आया था। मीरा की आंखें फैल गई। आरव ने कहा, मैं इस हवेली के रहस्य की जांच करने आया था। लेकिन उसने कांपते हुए कहा, राजूर ने मुझे पकड़ लिया। मीरा समझ गई, तुम्हारी आत्मा भी यहाँ फंसी हुई है। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब मैं? मीरा धीरे धीरे बोली, तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं गए। अचानक राजूर की परछाई और करीब आ गई। उसकी लाल आंखें सीधे आरव को घूर रही थी। उसकी भारी आवाज गूंजी, भागने की कोशिश मत करो, तुम सब अब मेरे ही हो। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गई। तेज हवा अंदर आने लगी। आरव ने मीरा की तरफ देखा। क्या इससे बचने का कोई तरीका है? मीरा ने धीरे से कहा, हाँ, एक तरीका है। हवेली के नीचे से एक गुप्त मंदिर है। वहाँ एक पुरानी मूर्ति है। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो राजवीर की शक्ति खत्म हो सकती है। राजवीर अब बहुत करीब आ चुका था। उसकी परछाई लगभग उनके ऊपर आ गई। आरव ने हिम्मत जुटाई, तो चलो? मीरा ने डरते हुए पूछा। कहा आरव ने कहा, उस मंदिर तक, या फिर हमेशा के लिए इस हवेली में कैद होने के लिए? राजवीर जो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। और उसी समय हवेली के फर्श में अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। नीचे जाती हुई अंधेरी सीढ़ियां दिखाई देने लगी। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, मंदिर का रास्ता। लेकिन जैसे ही आरव सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, राजवीर की आवाज फिर गूंजी, नीचे जाओ। नीचे जाओगे तो सच सच से सामना होगा। और अचानक सीढ़ियों के नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जैसे वहां सैकड़ों आत्माएं कैद हो। आरव ने गहरी सांस ली और अंधेरे में पहला कदम रख दिया। उसे नहीं पता था नीचे मुक्ति है, या और और भी बड़ा राज। आरव ने गहरी सांस ली और अंधेरी सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। पीछे खड़ी मीरा डरते डरते उसके हाथ हाथ नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी और रोने की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हो। कुछ मिनट बाद सीढ़ियां खत्म हो गई। उनके सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना मंदिर बना हुआ था। मंदिर में एक काली पत्थर की मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति की आंखें अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा हो। मंदिर के चारों तरफ दीवारों पर जंजीरों से बंधी आत्माओं की परछाई दिखाई दे रही थी। मीरा धीरे से बोली, यही वो मूर्ति है जिसने जिससे राजवीर की शक्ति जुड़ी हुई है। आरव ने ध्यान से देखा। मूर्ति के नीचे एक पुराना तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था और उसके आसपास कई पुरानी हड्डियां पड़ी थी। मीरा ने कांपते हुए कहा, अगर यह मूर्ति टूट जाए तो हम सब आजाद हो सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से भारी आवाज गूंजी, कोशिश भी मत करना। आरव और मीरा एक साथ पलटे। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था राजवीर रतनगढ़। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसका शरीर काली धुएं जैसी परछाई से बना हुआ था। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। 12 साल पहले भी तुमने यही गलती की थी आरव। आरव चौंक गया। तुम्हें याद है? राजवीर हंसा।
तुमने भी इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब मैं तुम्हारी आत्मा को पकड़कर इस हवेली में कैद कर चुका था। कमरा अचानक कांपने लगा। राजू अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, अब तुम दोनों भी हमेशा यही रहोगे। मेरा डर के पीछे हट गई, लेकिन आरव ने हिम्मत जुटाई। उस उसने पास पड़ी लोहे की जंजीर उठाई और पूरी ताकत से मूर्ति पर दौड़ा। राजू गरजा नहीं, लेकिन धड़ाम। आरव ने पूरी ताकत से जंजीर मूर्ति पर दे मारी। मूर्ति में दरार पड़ गई। अचानक पूरा कक्ष जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। राजू दर्द से चिल्लाने लगा, तुमने क्या कर दिया? आरव ने एक बार फिर जंजीर उठाई और इस बार पूरी ताकत से मूर्ति पर मारी। मूर्ति पूरी तरह टूट गई। उसी पल मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। दीवारों में कैद आत्माएं आजाद होने लगी। राजवीर की परछाई टूटने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगी। वह चीखते हुए बोला, यह खत्म नहीं हुआ। कोई भी इस हवेली से नहीं बच सकता। और अगले ही पल वह काले धुएं में बदल कर गायब हो गया। पूरा मंदिर शांत हो गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हम आजाद हो गए। आरव ने चारों तरफ देखा। जंजीरें टूट चुकी थी। आत्माएं की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसी समय हवेली के ऊपर से सुबह की पहली किरण, पहली रोशनी अंदर आने लगी। मीरा मुस्कुराई, लगता है श्राप खत्म हो गया। अचानक आरव का शरीर हल्का होने लगा, जिसे वह हवा में धुल रहा हो। मीरा घबरा गई, यह क्या हो रहा है? आरव ने शांत आवाज में कहा, मेरी आत्मा भी अब मुक्त हो रही है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मत जाओ, आरव मुस्कुराया, कम से कम अब हम सब आजाद हैं। धीरे धीरे आरव की परछाई रोशनी में धुलने लगी और कुछ सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो गया। मीरा ने आखिरी बार उस जगह को देखा, फिर वह फिर वह भी रोशनी में विलीन हो गई। कुछ दिन बाद गांव के लोग हैरान थे। रतनगढ़ हवेली, जो सालों से डर का नाम थी, अब पूरी तरह खाली थी। किसी को भी किसी को कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन एक दिन एक नया पत्रकार उसे हवेली के पास पहुंचा। उसे भी एक पुरानी डायरी मिली थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो रतनगढ़ हवेली आओ। और आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन उभरी, कहानी खत्म नहीं हुई। दूर हवेली की टूटी खिड़कियों में एक पल के लिए दो लाल आंखें फिर चमकी।